ये हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसानों के आंदोलन के 29 दिन बाद आज कांग्रेस जमीन पर उतरी। दल बल के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी की थी, लेकिन धारा 144 के चलते राहुल गांधी समेत सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की मंजूरी मिली। इसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। मार्च निकालने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जिद पे अड़ गई, जिसके बाद पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि आधे घंटे की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसे डिटेन करना कहते हैं। उधर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा देश में लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अयोग्य है और उन्हें दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और नए कानून को तुरंत वापस ले। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी किसानों का फर्जी हस्ताक्षर लेकर घूम रहे हैं और इसी बीच सरकार ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत की अपील की है। लेकिन सवाल है, आंदोलन और सियासत के बीच समाधान कैसे निकलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे लोकप्रिय बहस, आर पार। बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। ये सरकार एक लोकतंत्र नहीं चला रही है, ये आवाज नहीं सुनना चाहती जनता की। तैयारी तो थी पूरे दल बल के साथ दिल्ली के विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च के बाद राष्ट्रपति को किसान कानून के खिलाफ चिट्ठी सौंपने की। बसें मंगवाई गईं, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई, लेकिन इसी बीच धारा 144 लग गई। दिल्ली पुलिस ने संदेश दिया, सिर्फ राहुल गांधी समेत 3 नेताओं को मुलाकात को मंजूरी मिली है, लिहाजा किसी दूसरे सांसद, नेता या कार्यकर्ता को मार्च नहीं करने दिया जाएगा। We are members of parliament. We are senior leaders of this country. First, we were not allowed to speak when these bills were actually rammed through. टकराव के हालात बन गए, कांग्रेस जिद पर अड़ गई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। वो गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए हम आज आगे बढ़े। इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। उधर गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति कोविंद से मिले, किसान कानून के खिलाफ चिट्ठी सौंपी और बाहर आकर मोदी सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। डिटेन करना, मारना, पीटना ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते, नहीं, हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यू हैव एन इनकॉम्पिटेंट मैन हु इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन अदर पीपल। बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए। आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी
और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। सिर्फ 3 कृषि बिल लेके आए ये। अरे भाई, ये अगर किसानों के हित में लेके आए हैं तो किसान 22 दिन से सड़क पे क्यों बैठा है, क्यों आंदोलन कर रहा है? बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि राहुल गांधी फर्जी हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। फर्जी हस्ताक्षरों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील करते हुए चिट्ठी लिखी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसानों के विरोध और विपक्ष की सियासत के बीच रास्ता कैसे निकलेगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों की लड़ाई, लोकतंत्र की दुहाई। और अब एक बड़े फेस ऑफ से पहले लोकतंत्र की सियासी दुहाई का विश्लेषण सुनिए। 29 दिन बाद किसानों के लिए जमीन पे उतरी कांग्रेस। किसान आंदोलन में राहुल को दिखा सियासी ऑक्सीजन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोग्य बताया, कहा यह नाकाबिल है, अयोग्य है। नेताओं को सरकार के विरोध का रेडीमेड मंच मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के नेताओं को एक रेडीमेड मंच मिल गया है कि जाइए सरकार का विरोध करिए, क्योंकि किसानों के नाम पर। क्या लोकतंत्र की दुहाई देकर सियासी लड़ाई हो रही है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी हैं। मेरे साथ जीतू पटवारी है, फॉर्मर मिनिस्टर है मध्य प्रदेश सरकार के और कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता हैं। आप दोनों का अभिनंदन है, आप दोनों अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। मैं सीधा सवाल आप दोनों से पूछता हूं। सबसे पहले संबित पात्रा को, कि आज राहुल गांधी बहुत कुछ बोले हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब उनसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला कहां, इंडिया में आपको डेमोक्रेसी दिखाई देती है? उनका कहना है भारत में लोकतंत्र भी समाप्त हो चुका है, और 2 करोड़ साइन लेकर पहुंचे हैं वो। बताइए। देखिए, आपने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए। क्योंकि आज 2 ही वक्ता हैं तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त भी मिलेगा। मैं तीनों का जवाब देता हूं एक एक करके। पहली बात, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अयोग्य हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि देयर इज अ इनकॉम्पिटेंट मैन इन द कंट्री हु नोज नथिंग अबाउट एनीथिंग। अगर मैं इतना ही कहूं, मैं दर्शकों से बात करता हूं और दर्शकों से पूछता हूं न्यूज़ 18 के, आप बताइए, ये आर पार का सबसे बड़ा बहस है। इनकॉम्पिटेंट मैन इन इंडिया हु नोज नथिंग अबाउट एनीथिंग, ये कहने से आपके मन में क्या आता है? आप सब आज ट्वीट करिए कि हु इज द इनकॉम्पिटेंट मैन ऑफ इंडिया। मैं बताता हूं हु इज द इनकॉम्पिटेंट मैन ऑफ इंडिया। वह इनकॉम्पिटेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हिंट दूंगा। जैसे फोन अ फ्रेंड होता है, मैं हिंट देता हूं। वो इनकॉम्पिटेंट मैन ऑफ इंडिया है जिसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पार्टी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई, जिनकी हर राज्य में सरकार थी। आज किसी भी राज्य में 2-3 राज्य छोड़कर कहीं सरकार नहीं है। वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है जिसने हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाया और जिसने कहा कि ये खून की दलाली है। वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है जिसने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद पार्लियामेंट के बाहर झूठ कहा कि हजारों कश्मीरियों की मौत हो गई है, जिसको कि इमरान खान ने डोसियर के माध्यम से यूनाइटेड नेशन में दिया। वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है जो मोदी जी के गाली दे रहा था रफाल को लेकर और हाथ जोड़ के बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। या वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है जिसने 303 सीट दिला करके भारतीय जनता पार्टी को 19 में जीत दिलाई, उससे पहले 14 में जीत दिलाई, अभी 12 राज्यों में बाईपोल हुए उसमें जीत दिलाई, हैदराबाद में जीत दिलाई, जम्मू कश्मीर में जीत दिलाई। कौन इनकॉम्पिटेंट है ये बताइए। दूसरी बात, आपने कहा 2 करोड़ हस्ताक्षर। अमीश भाई, 2 करोड़ हस्ताक्षर करने में आप जरा गणना करिए। 2 करोड़ हस्ताक्षर करने में कुछ भी नहीं तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। चलिए बहुत काम किया, 1 साल में हो जाएगा। लाखों कार्यकर्ता चाहिए 2 करोड़ हस्ताक्षर करने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ता होते, 2 करोड़ किसान होते, ये हालत होती है आज कांग्रेस पार्टी की। 5-5 सीट, 1-1 सीट के लिए तरसे पड़े हैं। 2 करोड़, मैं बताता हूं, मैं आज हर जगह खुलासा कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया है असलियत क्या है। ये 5 लोगों की कमेटी बनी थी, गुलाम नबी आज़ाद, ये आपके आनंद शर्मा जी, सुरजेवाला जी, ऐसे 5 लोगों की कमेटी बनी थी। इनको कहा गया था सब लोग 2-2 हज़ार कर देना तो 10,000 सिग्नेचर हो जाएगा, इसी को 2 करोड़ बोल देंगे। बीच में सुनने में आया ये आनंद शर्मा जी को परसों हटा दिया किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से, तो आनंद शर्मा रूठ करके पेन फेंक के आ गए, क्या मैं सिग्नेचर करूंगा नहीं, ये
सुरजेवाला ही करता रहेगा। बेचारा सुरजेवाला जी 5 दिन से सिग्नेचर कर रहे हैं, यो मोटी मोटी उंगलियां हो गई है, तब जाके बड़े मुश्किल से 10,000 सिग्नेचर पूरे हुए हैं। ये 2 करोड़ सिग्नेचर इनके पास होते तो आज ये हालत होती राहुल गांधी जी की। ये कांग्रेस के दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष न बन जाते। ठीक है, मैं जीतू पटवारी का ये भी खबर रखते हैं, ये भी खबर रखते हैं हमारी, हम भी खबर रखते हैं। ठीक है, अब पटवारी साहब को अब आपने अपनी बात को रखा। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि ये फर्जी सिग्नेचर है, यही बात केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ने भी बोली। जीतू पटवारी, क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, क्या आपको लगता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? आप मुझे बताइए, आप तो चुने हुए विधायक हैं। अमीश जी, 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अभी संवित जी ने बताया कि कौन योग्य आदमी और कौन अयोग्य आदमी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को योग्य माना था, यही जब भी तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। उस योग्यता का क्या हुआ? देश ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया था, योग्य माना था, ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 6 करोड़ रोजगार घट गए। ये योग्यता का पैमाना ही तो था। ये योग्यता का पैमाना ही था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020-22 तक। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो आय थी उससे घट गई। सेंसेक्स भारत सरकार के बताते हैं। आर्थिक प्रगति हुई कि गिरावट आई, ये देश के सेंसेक्स बताते हैं। ये योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। योग्यता का बहुत मापदंड संबित पात्रा अभी बता रहे थे। महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे, योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। ये योग्यता ही थी कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चलेगी 800 पार। ये योग्यता ही थी संवित जी। ये देश इसलिए योग्य और अयोग्य की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में तो भरोसा किया देश ने, ये जरूरी था। उसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं 7 साल बाद, 6 साल बाद। चुनाव जीतना और हारना लोकतंत्र की एक परिधि है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र की आप परिणति मानते हैं, तो मैं ऐसे लोकतंत्र पर फिर से विचार करने के लिए देश को मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक जीतू पटवारी, आपने धारा प्रवाह बोला, लेकिन बड़ी आप बात बोल रहे हैं कि देश को दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना और हारना ही सब कुछ है। आप भी मान रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं इस देश के अंदर, भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो शाहीन बाग क्यों हुआ? लोकतंत्र नहीं है तो किसान कैसे बैठे हुए हैं? लोकतंत्र नहीं है तो इतना कुछ आप बोल कैसे रहे हैं? लोकतंत्र है तो बोल रहे हैं ना। ऐसा है अमीश जी, लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं कि सारे नौकरी पेशा वाले लोगों से पैसे ले लिए पीएम केयर फंड में, हिसाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? ठीक है, ये लोकतंत्र है कि भारत के लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशियर हो, चाहे आपका जर्नलिज्म हो, इनको मैनिपुलेशन करके चलाया जाता है। इससे पहले कभी मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का सवाल 2014 से पहले आपने नाम सुना था? कभी हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री के नाम पर मीडिया का नाम रखा गया? इससे पहले हुआ था? ये अभी क्यों हुआ कि ये मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है? इससे पहले ये प्रश्न 14 से पहले कभी तो मतलब जब 70 साल से आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती थी, जब 70 साल से आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती थी तब लोकतंत्र था। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है तब से लोकतंत्र नहीं है। कई तकलीफ ये तो नहीं है कि पहले सिर्फ हमारी बात ही सुनी जाती थी, हम ही कहते थे, अब दोनों तरफ की बात आती है तो जो दूसरी तरफ की बात कहे उस पर हम आरोप लगा दें। देखिए जीतू भाई, आप भी बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, एक साधारण सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को पा नहीं पाते, तो उसको धुतकारने लग जाते हैं, उससे वो चीज आपकी नहीं होती। आप जो पूछोगे उसके उत्तर मिलेंगे। ठीक है,
आप उसका उत्तर दीजिए संबित पात्रा। इन्होंने तो लोकतंत्र की परिधि बदल दी है। इन्होंने बोला कि ये चुनाव व्यवस्था पे भी दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर चुनाव हार जीत है। दिस डिबेट इज गेटिंग बिगर और मैं ये कहता हूं ये हिस्टोरिकल डिबेट है। संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस। पूरे सवाल के उत्तर नहीं हुए अमीश। आपने अपनी बात को रखा। अमीश जी मैंने पूरा सुना, अब मेरी बारी है। मुझे लगता है अमीश जी आप लोकतंत्र की रक्षा करिए डिबेट में, जरा मुझे बोलने दिया जाए। आपने मुझसे पूछा, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरी बात अमीश जी आपने मुझसे पूछा, मैं तो इनसे कम बोला हूं अभी तक। पूरी बात नहीं आएगी और अगर बीच अरे में मैंने तो इनसे कम बोला कोई है। बीच में नहीं बोला। आपने अपनी बात को 2.5 मिनट रखा। ढाई मिनट रखा। अभी संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उनको 40 सेकंड दीजिए, फिर आप 40 सेकंड बोलिएगा। पहले नो पहले मेरी पूरी बात होगी। आपका सवाल था, पूरा उत्तर अमीश होगा, भाई उसके ये बाद ऐसा मैं उचित बात नहीं आएगी। है। अमीश भाई मेरा सवाल क्या था? मैंने इनसे कम बोला है, आपने मुझे पूछा, मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद वो बोलेंगे ये धमका के डिबेट नहीं चलना चाहिए। पहले हमारी पूरी नहीं, ये डेमोक्रेसी है। अमीश भाई डिबेट में डेमोक्रेसी आप 40 सेकंड लीजिए, आप 40 सेकंड लीजिए। जीतू पटवारी अपनी बात को रखिए। बिल्कुल आप वहां बैठ के बाइस नहीं हो सकते। ना कोई बायस नहीं है। आपको संबित पात्रा से ज्यादा मौका मिला है। आप अपनी बात को 40 सेकंड रखिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अभी को। अपनी बात रखिए जीतू पटवारी। जगह ही नहीं है। पहले मेरी पूरी बात होगी। आप अपनी 40 सेकंड बात को रखिए। 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं मैं। आपका समय शुरू होता है अब, फिर संबित पात्रा बोलेंगे। बिल्कुल जो बात पहले सवाल आया उसके बाद पूरी उत्तर लूंगा, फिर ही दूंगा आपको, जगह दूंगा। नहीं होगा ऐसा। आपने मुझसे सवाल किया था कि जब इतनी बड़ी मेजोरिटी देश के प्रधानमंत्री को मिली, इतना बड़ा बहुमत देश की जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, तो फिर लोकतंत्र पर सवाल क्यों? आपका प्रश्न था ये। प्रश्न का उत्तर यह है अमीश कि एक ऐसा कानून जो पूरे देश में एक हाहाकार, एक भयंकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, उस किसानों के मील का पत्थर उनके आर्थिक सुधारों के लिए, कृषि सुधारों के लिए न संसद में बहस, न किसी किसान संगठन से बहस, न किसी विपक्ष दल से बहस, न किसी दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों से, राज्य सरकारों से बातचीत, न कहीं कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हवाला नहीं। कोरोना के इस महामारी में चुपचाप गुपचुप जैसे तैसे उसको पास करना। ओके कहना मैं तो किसानों के हक और अधिकारों की बदलाव की बात करता हूं। तो ये सवाल लोकतंत्र में कैसे बनता है? आपने अपनी बात को रखा। आपने अपनी बात को रखा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लिया। जी। लोकतंत्र तो वो था जो जीतू पटवारी आपने अपनी बात को रखा। आपने समय ज्यादा लिया है। संबित पात्रा को मौका देने दीजिए। विपक्ष की बात सुनी जाती थी, मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा रहता था, मीडिया सरकार के साथ खड़ा नहीं रहता था। एक सेकंड जीतू पटवारी देखिए, अब आप मीडिया को सर्टिफिकेट मत दीजिए। गोदी मीडिया की परिभाषा कल मैंने अच्छे से आपको भी व्हाट्सएप भेज दूंगा। कल मैंने बोल दी थी अपने चैनल के ऊपर, आप भी दोबारा सुन लीजिएगा। अब संबित पात्रा को स्क्रीन पे आने दीजिए। कोई बात नहीं है। ओके संबित बोलिए। अमीश जी मैंने इनको बहुत देर तक सुना, अविरोध सुना, थोड़ी देर मुझे भी सुन लीजिए। पहली बात इन्होंने कहा देश में इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई है, देश में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, देश में नारी का कोई सम्मान नहीं है, देश में किसी को भी, किसी नौजवान को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, तो मोदी अयोग्य है, मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देश डूब गया है। इतना कुछ होने, अगर इतना कुछ हो जाता तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ जाती? मैं बताता हूँ सादा हिंदी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर तेल लेने चली जाती। अगर इस प्रकार से जीडीपी गिर जाता, इस प्रकार से कुछ भी मैनेज नहीं होता, हम सब जगह खराब कर दिए होते, तो ये सरकार तेल लेने चली जाती। मगर ये सरकार सत्ता में आई, ये सरकार जीती, पिछली बार जितनी सीट लाई थी उससे अधिक सीट लेकर आई। और तो और अभी हैदराबाद के चुनाव, कश्मीर के चुनाव, 12 राज्यों के चुनाव, बिहार के चुनाव, लद्दाख के चुनाव, असम के चुनाव, इन सभी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीती। असम इत्यादि में तो कांग्रेस को एक एक सीट के लिए भी मुशक्कत करना पड़ रहा है। दूसरी बात, सैफुद्दीन सोज मेरे साथ कल एक डिबेट में थे, पहले भी उन्होंने कहा था, कल भी उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर की जनता को मौका मिले तो वो स्वतंत्र कश्मीर चाहती है, भारत से अलग कश्मीर चाहती है। सैफुद्दीन सोज इनके यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। और कैसी डेमोक्रेसी चाहिए आपको? इतना कुछ आप कहते हैं और डेमोक्रेसी चाहिए? और तो और आप ही के डिबेट में अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट भी मैनिपुलेटेड है। ये डेमोक्रेसी का नाम लेकर आप सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेटेड कहते हैं, क्योंकि आपका जो राहुल गांधी है उसको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि राहुल गांधी झूठा है, झूठ बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कान मरोड़े और कहे कि आप माफी मांगिए, तो सुप्रीम कोर्ट मैनिपुलेटेड हो गया।
और ये गोदी मीडिया आप बोलते हैं, क्योंकि मीडिया सच्चाई दिखाती है। तो ये देखिए, मैं अंत करता हूं इतना कह के कि अगर एक बच्चा बार बार क्लास में फेल होता है, एक अयोग्य बच्चा होता है, एक फर्स्ट आने वाला बच्चा होता है हर क्लास में, जो फेल वाला बच्चा है उसके माँ बाप जब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और पूछते हैं तुम फेल कैसे हो गए, तो वो बोलता है मेरी टीचर मुझे नहीं पढ़ाती थी, वो सारा टीचर जो अच्छे बच्चे को पढ़ाती थी मुझे नहीं पढ़ाती थी, मेरे पेन में स्याही नहीं था, मेरे को एग्जामिनेशन में उसको 3 घंटे दिए, मेरे को तो 1 घंटे के अंदर पेपर छीन के ले गया, मेरा स्याही पेन टूट के गिर गया था, उसका निब काम नहीं कर रहा था। ये राहुल गांधी वही अयोग्य बच्चा है जिसका कभी स्कूल का प्रिंसिपल उसे नहीं पूछता है, उसके टीचर उसे नहीं पढ़ाती है, तो कभी पेन में स्याही खत्म हो जाता है, तो कभी उसका जो है सॉक्स, मोजा, जूता ये साफ नहीं होता है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाता है। अयोग्य बच्चा नंबर 1 ये हिंदुस्तान की राजनीति में कोई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और मैं जनता जनार्दन से आज कहूंगा, आप सब ट्वीट करिए, अयोग्य बच्चा नंबर 1 यही है राहुल गांधी। और जब तक ये सच्चाई हम दुनिया को नहीं, अरे रफाल नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था, ट्रिपल तलाक का कानून नहीं आना चाहिए था, सीएए नहीं होना चाहिए था, पान बिल नहीं होना चाहिए था। एक चीज ना मैं ये दिखाना चाहूंगा, आप ये नहीं, अभी बहुत जीतू जी ने कहा, सुनिए ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये कौन है, ये अमरिंदर सिंह है, ये अमरिंदर सिंह है। Had the Akalis not cancelled the deal, कौन सा डील? We brought the Reliance Group to Punjab that initiated retail agri business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो ठीक है, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ठीक है, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डार्क एक्ट कहे तो ठीक है, और हम वही कर दे तो वो गलत है, डेमोक्रेसी समाप्त है। राहुल गांधी को आज माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कौन सा देश, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे एक दिन पहले डीडीसी के रिपोर्ट आए हैं, रिजल्ट आए हैं, नहीं अमीश भाई, एक दिन पहले डीडीसी में डेमोक्रेसी की जीत, आधा घंटा जीतू एक तो लगता है टाइम, आप समय भी थोड़ा गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। आधा घंटा तो कार्यक्रम को शुरू हुए नहीं हुआ, आपको आधा घंटा दिख रहा है। चलिए बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आपको अभी तो कार्यक्रम को शुरू हुए 18 से 19 मिनट हुए हैं, लेकिन आपको आधा घंटा दिख रहा है। जीतू पटवारी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, राहुल गांधी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, मैं मनमोहन सरकार के दौरान राहुल गांधी को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था यहां पर आलू उगता है और मैं जानता हूं जो जहां का किसान है उनको आज मुश्किल हो रही है। हिंदुस्तान में 7% सब्जी खराब हो जाती है, सड़ जाती है। हमने कहा है कि किसान अपना आलू सीधे बेच पाए। विपक्ष ने क्या किया, संसद में उसे दबा दिया क्योंकि वो किसान के विरोधी हैं। राहुल गांधी का आप चाहे तो मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं और फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। लेट्स प्ले राहुल गांधी इस बाइट। आलू उगता है और मैं जानता हूं कि हमारे यहां जो किसान हैं उनको आज मुश्किल हो रही है। हिंदुस्तान में 7% सब्जी खराब होती है, सड़ जाती है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रिटेल में एफडीआई लाओ, कि किसान अपना आलू डायरेक्ट बेच पाए। ऑपोजिशन ने क्या किया, उसे रोक दिया, पार्लियामेंट हाउस में उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसान के विरोधी। जीतू पटवारी जवाब। अमीश, दो बातें बहुत सरलता से स्पष्ट दिखती है आपकी बातों में। एक तो जो संवित जी ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यही बात लेके आई थी, तब तो सवाल नहीं उठे, तब तो किसानों के कृषि बिल के समर्थन में थी कांग्रेस। यही आपने राहुल जी की वाइट से भी दर्शाना चाहा, और आज विरोध क्यों, ये आपका पूरा सवाल बनता है। अमीश, जीएसटी का लागू करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, पर जिस तरीके से मोदी जी ने की उस तरीके से नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी कृषि सुधार चाहती थी, पर किसानों से चर्चा करके चाहती थी, बहस करके संसद में चाहती थी, इसके इनपुट आउटपुट क्या होंगे इसके निष्कर्ष निकाल के चाहती थी। हर धर्मिता से, लट से और अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं चाहती थी। रही बात संबित पात्रा जी की, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में कैसे है, इतनी जगह हम चुनाव जीते। संबित जी, ये मेरा आरोप नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का आरोप नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है। शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है। अभी सर्च करो, निकल जाएगा।
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, 7 राज्यों में चुनी हुई सरकार गिराई, और चुनी हुई सरकार को पीछे के रास्ते से गला घोंट के लोकतंत्र के बैठे। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? इसका उत्तर है आपके पास। ये मेरा आरोप नहीं है, शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय को कंडेम करना है आपको, ये जीतू पटवारी नहीं कह रहा है। तीसरी बात, आप ऐसे लोग हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसानों से बात करना चाहते हैं, जो वहां 41 किसानों की मृत्यु हो गई वहां बात नहीं करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं वहां से 800 किलोमीटर दूर कच्छ में, और वो भी सिख किसानों से। हम बात करना चाहते हैं पार्टी का प्रोग्राम देके पूरे देश के किसानों से, जिसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, पर वहां के किसान मरते हैं 40-40, तो हमें उस पर गुरेज नहीं है। यह आपकी सोच है। आपका एक मंत्री कहता है नक्सली थे, ये खालिस्तानी थे, ये विदेशी ताकतें ये आंदोलन चला रही है, ये विपक्ष के एजेंट बैठे हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा है? ये लोकतंत्र की परिभाषा है कि विपक्ष का नेता, एक सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश पे राज किया, उसके नेता अगर राष्ट्रपति के पास किसानों की आवाज लेके जाते हैं तो आप कहते हैं फर्जी हस्ताक्षर लेके गए। ये सोच अनडेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये बताओ। एक व्यक्ति भी लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है, उस आवाज की कीमत तो रखी जाती है सरकार द्वारा, वो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है जो आप चलाना चाहते हो। अच्छा, जनता के मत के मध्य में मदहोश होके आप जब चलाना चाहते हो, ये सरकारें हमने भी बनाई थी, आगे भी बनाएंगे, हम चुनाव हारे भी हैं, आपको हराएंगे भी, याद रखो इस बात को। ठीक है संबित पात्रा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पे कोट करना चाहता हूं। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कोट किया था, और उन्होंने कोट किया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में लोगों का विश्वास रहना चाहिए। क्या आपको लगता है विपक्ष को आपके राज में पिछले 6 साल के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास नहीं हो रहा? देखिए अमीश भाई, आपको कैसा लोकतंत्र और चाहिए? और नहीं, मेरे को लोकतंत्र नहीं, मैं विपक्ष का हवाले से सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, मैं जब आपको कह रहा हूं तो विपक्ष को ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनको कैसा लोकतंत्र, कितना लोकतंत्र चाहिए। आप नहीं, मैं ये शब्दावली पे मत जाइए। मैं जीतू भाई को कह रहा हूं कि आपको और कितना लोकतंत्र चाहिए और कैसा लोकतंत्र चाहिए। शाहीन बाग में लगभग 2-3 महीने तक लोग बैठे रहे और किस प्रकार के नारे लगे। शर्जील इमाम वहां भाषण देता है कि हमें चिकन निक को काट देना है, हमें आसाम और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग कर देना है, वहां आर्मी को जाने नहीं देना है, हिंदुस्तान में आग लगा देना है, मोदी और अमित शाह को मार डालना है। इस प्रकार का लोकतंत्र चाहिए? या उस जेएनयू में जो नारे लगे थे जिसको कि समर्थन करने के लिए राहुल गांधी जी, सीताराम येचुरी जी इत्यादि गए थे, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तो और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस प्रकार का लोकतंत्र चाहिए? वो भी तो चल रहा है, वो हमारी सरकार के समय हुआ, राहुल गांधी जाके समर्थन कर रहे थे। या इस प्रकार का लोकतंत्र चाहे हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। एक ने तो ये भी कहा इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। इस प्रकार का लोकतंत्र चाहिए? ये भी छूट है, ये भी लोग बोल रहे हैं। 100 गाली मोदी जी को, कॉकरोच से लेके भस्मासुर से लेके मौत का सौदागर, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्या हमारे सर पे आप गोली चलाना चाहते हैं? इस प्रकार का लोकतंत्र चाहिए? दूसरा, यहां कहा गया लठ मारना। देखिए हमने कोई किसी पे लठ नहीं मारा है। 2013 में याद करिए, बाबा रामदेव बैठे हुए थे आंदोलन में, रामलीला मैदान के अंदर, किस प्रकार से आधी रात को 12 बजे रात को घुस करके लठ चलाया गया। एक महिला हमारी बहन वहां जान खो बैठी थी। वो होता है इमरजेंसी, वो होता है डिक्टेटरशिप। यहां अभी जीतू भाई कह रहे थे कांग्रेस सब चाहती थी, जीएसटी भी लाना चाहती थी, फार्म रिफॉर्म भी चाहती थी। भैया 72 साल तक आप लोग सरकार में रहे, सब चाहती थी तो मतलब क्या अनंत काल तक चाहते रहेंगे? ये अनंत काल तक आप चाहते रहेंगे? हम चर्चा करके लाते भैया, किसने रोका था? 72 साल में लगभग 35 से 50 साल तक या तो मिली जुली या तो डायरेक्ट कांग्रेस सरकार रही। चर्चा कर लेते, ले आते। ना जीएसटी ला पाए, ना किसान रिफॉर्म ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि गरीबी हटाओ, गरीबी आप चाहते थे। ये जो गरीबी हटाओ का आप लोग रट लगाते थे। एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं। ये आप चाहते थे किसान परमानेंटली गरीब रहे, उसका कुछ भला ना हो। और दूसरा, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। आपने सुना होगा कोयल वाली कहानी। एक कोयल है, कोयल एक पक्षी होती है, वो हमेशा छुट्टी पे रहती है, आराम से बैठी रहती है।
वो जाके दूसरे के घोंसले में अंडा दे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। इतना मेहनत कौन करेगा? दूसरे के घोंसले में अंडा देती है, जब अंडा फूटता है तब दूसरी चिड़िया, अरे ये तो कोयल का है, फिर चोंच मार के भगाती है। ये राहुल गांधी जी वही कोयल हैं। ये अपना मेहनत करके अपना घोंसला कभी नहीं बनाएंगे। वहां तो उनके घर में लड़ाई हो रही है, अध्यक्ष कौन बनेगा। यहां जाके जो घोंसले बने हुए हैं, बेचारे किसान बैठे होंगे, बेचारे कहीं और कुछ चल रहा होगा, वहां जाके वो बैठ जाएंगे, वहां बैठ के अंडा देके आ जाएंगे और बस हो गया। फिर छुट्टी में, मैं लिख के दे रहा हूं, न्यू ईयर आ रहा है, अभी मिलेंगे नहीं, देखिएगा हवाई जहाज रेडी है, हो गया जो बोलना था आज बोल के संबित, देखिए मैं आपसे और जीतू पटवारी दोनों से निवेदन बोल रहा हूं, थोड़ा संक्षेप में बोले, इससे सवाल ही नहीं पूरे हो पाएंगे तो चर्चा का कोई फायदा नहीं है। आप दोनों ही मेहमान हैं, कम से कम एक मिनट में अपने जवाब को कंप्लीट करें, ये मेरा निवेदन है। आपके पास आ रहा हूं मैं जीतू पटवारी। जीतू आपके पास मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जीतू पटवारी, क्या आपको लगता नहीं है कि किसान के नाम पर सियासत हो रही है? और लाजमी है क्योंकि किसान ने एक मौका दे रहे हैं, सियासत हो रही है, लेकिन जो किसान शांत बैठे हैं, जो किसान सरकार के साथ खड़े हैं या फिर इस कानून के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनना कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को लग रहा है पंजाब के कुछ किसानों की आवाज हम सुनेंगे, हरियाणा के कुछ जिलों के हम किसानों की आवाज को सुनेंगे? बताइए। हमेश किसान कृषि कानून को लेकर आपका सवाल है, उसका उत्तर बाद में दूंगा। पहले अमीश संबित ने जो सवाल खड़े किए वो बता दूं इनको। संबित जी, ये भारत के कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने इतने सरकारी उपक्रम बनाए, उसमें से 23 उपक्रम आप बेच चुके हो या पाइपलाइन में है। 10 लाख करोड़ रुपए के उपक्रम आप बेच रहे हो। ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। ये विपक्ष और पक्ष का विषय नहीं है, देश का विषय है। आरबीआई का पैसा राशि बढ़ाना और उसको इस स्तर तक लेके आना, ये कांग्रेस के वही जो ज्यादा सरकारें बनी उसी का नतीजा था। 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई के निकाल के खर्च कर दिए। ये आप ही, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये कांग्रेस का अवगुण नहीं है। ये तो आपको ही देश सवाल पूछता है। देश में जो आर्थिक हालात है, जिसमें कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में करके लाऊंगा, जिसका अंतर यह हुआ कि 24% माइनस आपकी ग्रोथ रेट चली गई। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस देश की इसी सरकार ने किया, मेरी सरकार ने किया, मेरे ही प्रधानमंत्री ने किया जो आज बैठे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को गालियां देने में आपका पेट भरा जाता हो, आपको संतुष्टि मिलती हो, राहुल गांधी को भला बुरा और ओछे शब्दों का उपयोग करके आपको संतुष्टि मिलती हो, तो आपको मुबारक हो वो बात। पर मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसी पार्टी से चुन के गए हो, पर देश के प्रधानमंत्री है। उनसे सवाल करना राहुल गांधी का भी धर्म और अधिकार है, और मेरा भी है, और इस देश के एक किसान का भी है। तो जिस तरह की आप भाषा और बात बोलते हो, आपकी समझ को थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहिए, मेरा आग्रह है। रही बात देश की राजनीति में, हमने अपने बलिदान दिए, देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, आपके नेता नहीं थे, एक भी नहीं था, चीटी उंगली भी नहीं कटाई। हमारे नेताओं ने बलिदान दिए और देश की उन्नति की, इंदिरा जी और राजीव जी ने। आपका कोई योगदान नहीं है। आपने लोगों की दंगे करवा के जाने ली है, उसका इतिहास है आपका। आप इस तरह की बात बोल के देश को गुमराह कब तक करोगे? इसका पैमाना है, गिलास में पानी भर गया, कितना भी ढोलो, लोग समझ चुके हैं, सही समय पे आपको दिशा देंगे। जीतू बात अमीश आपकी, जो किसानों की बात है, तो लोकतांत्रिक तरीके से है। क्यों संसद में बहस नहीं हुई? क्यों एजेंडा पहले संसद में कानून लाने के पहले उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे, सामने नहीं आया? उसी आंदोलन में कहा गया मोदी हाय हाय मोदी मर जा तू, उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे। नियम और कायदे होते हैं, उसके तहत इस कानून को रद्द करके वहां भेज दिया जाए। मेरा सवाल बड़ा सटीक है। उसी आंदोलन में कहा गया इंदिरा ठोक दी, मोदी ठोक देंगे। कोरोना के इस महामारी में ही इस कानून को लेके आए। क्या कारण है कि इतनी जिद, जिसमें 40 किसानों ने हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई, फिर भी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, देश के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कोरोना की महामारी में कानून नहीं आ सकता, लेकिन बिहार का चुनाव हो सकता है, कांग्रेस उस चुनाव में भी लड़ेगी। इन किसानों पर एक मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड, संबित, कोई सवाल देश के हो उस पर बात ही नहीं करना। ओके, संबित पात्रा, अब संबित को दीजिए ना। जीतू देखिए, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, बड़े लंबे जवाब हो रहे हैं। संबित पात्रा, नाउ यू स्टार्ट, 1 मिनट में, 1 मिनट में जवाब, अभी भी 3 मिनट में जवाब दिया गया है। देखिए व्यूअर्स के बड़े सारे सवाल हैं, मैं दर्शकों को भी सवाल पूछूंगा। संबित पात्रा, देखिए कुल मिलाकर कांग्रेस, आज राहुल गांधी ने भी बोला
कि कोई भी सरकार से सवाल पूछता है उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी जिक्र किया, कल को वो भी सवाल पूछेंगे तो उनको भी आतंकवादी बना दिया जाएगा, ये भी कहा उन्होंने। और फिर बोला डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आतंकवादी संगठन के नहीं, संघ को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया था? लंदन में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ आरएसएस को और बीजेपी की सरकार को किसने कंपेयर किया था? उनका नाम राहुल गांधी है, नंबर 1। नंबर 2, सवाल पूछना इनका अधिकार है। राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं, बेतुके सवाल पूछते हैं। यहां उनके प्रवक्ता भी बहुत देर तक सवाल पूछ रहे थे, हमने मना तो नहीं किया सवाल पूछने से। तो ये कैसे कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? जिस भाषा से, जिस लिहाज से आज राहुल गांधी विच कंट्री इंडिया। सर देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला अमीश भाई, मैंने बीच में नहीं बोला अमीश भाई, ये उचित नहीं है। जीतू पटवारी मुझे आप ऑन स्क्रीन ले और बीच में बोलना बंद करवाएं अमीश भाई। देखिए अमीश भाई, राहुल गांधी ने जिस प्रकार के शब्दों का आज प्रयोग किया, विच कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट? इंडिया। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो तो इमेजिनेशन में है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आप इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी को अयोग्य, इनकॉम्पिटेंट सब बता रहे हैं, फिर आप बोल रहे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आप अभी कह रहे थे दंगों में हमने लोगों को मरा दिया, 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, माताएं बहनों को उनके सामने उनके पतियों के जूड़ी काट काट कर उनको आग लगाई आप लोगों ने। आपके लोग आज जेल के अंदर हैं। खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिख जीनोसाइड। आप दंगे की बात कर रहे हैं। तीसरी बात आपने यहां पर की कि हमारे में से किसी ने उंगली भी नहीं कटाई है और आप लोगों के महान लोगों ने बलिदान दे दिया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए। ये सोनिया गांधी कहां से लड़ रही थी? सोनिया गांधी के पिताजी, सोनिया गांधी की माताजी, एंटोनियो माइनो की माताजी पिताजी कौन से, मैं बोल रहा हूं कौन से जिले से ये युद्ध कर रहे थे हिंदुस्तान के लिए? वो तो गोरे थे, हम तो गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये तो बाहर से आए हुए हैं, यूरोपियन। नहीं, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। मेरे दादा को गाली देने वाले ये कौन है? ये कहते हैं कि आपके दादा ने या मोदी जी के दादा ने या हमारे परदादा ने भाग नहीं लिया। मैं कहता हूं ये तो गोरे थे, ये यूरोपियन गोरे हैं। ये यूरोपियन गोरों के परिवार ने कब हिस्सा लिया? नहीं, यूरोपियन गोरों के परिवार, बिल्कुल बता रहा हूं, सही भाषा बोल रहा हूं। आपने बोला कि हमारे दादा ने, मोदी जी के परदादा ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई। मैं पूछता हूं, ये जो गोरे थे हम तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, हम तो गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे। आप बता दीजिए, एंटोनियो माइनो की परिवार हिंदुस्तान के लिए कहां से लड़ रही थी स्वतंत्रता के लिए? बता दीजिए कहां से लड़ रही थी? ये बदतमीजी की भाषा नहीं है, यही तमीज की भाषा है। आप लोग हमें बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप माफी मांगिए, आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है। किसने कहा? ठीक है, दादाजी ने नहीं लड़ा है हिंदुस्तान के लिए। किसने कहा? किसने कहा आपको कि मेरे दादाजी ने नहीं लड़ा है? किसने कहा कि बीजेपी के किसी भी आदमी ने नहीं लड़ा है? ने किसने कहा हम भारतीय नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक सेकंड सुनना पड़ेगा अमीश भाई। और आरएसएस के किसी भी व्यक्ति ने, आपने जवाब दिया ना, संविधान का जवाब आपने जवाब दिया। आपने बीच में जीतू पटवारी भी बोले के खिलाफ लड़ रहे थे। और गोरे कौन है ये आप जानते हैं? गोरे कौन है ये आप जानते हैं? भाग लिया, बताइए अमीश भाई। इन्होंने कहा ना माफी मांगी हमारे परिवार से किसी ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई। माफी मांगी। बताइए, संघ के परिवार से, बीजेपी के परिवार से किसी ने उंगली नहीं कटाई, केवल सोनिया गांधी जी के परिवार ने उंगली कटाई। देखिए जीतू पटवारी, जहां तक डिबेट के टॉपिक की बात है, नहीं कर रहे थे। आजादी का टॉपिक भी डिबेट का टॉपिक नहीं था। इन कांग्रेसियों को कह दीजिए, अमीश भाई इन कांग्रेसियों को कह दीजिए कान खोल के सुन ले। ये हमें और ये कहना बंद कर दे कि हम अंग्रेजी एजेंट हैं। ये कान खोल के सुन ले, ये कहना बंद कर दे कि हमारे दादा और परदादा अंग्रेजों के थे। ये कान खोल के सुन लीजिए, हम गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे और गोरे आपके हैं, गोरे आपके हैं। इटली यूरोप में है। इटली कोई हमारा इटली कोई हमारा राज्य नहीं है हिंदुस्तान का। इटली यूरोप का राज्य है, इटली हिंदुस्तान का राज्य नहीं है। ठीक है, ओके, संबित यू मेड योर पॉइंट। संबित हम्बल रिक्वेस्ट बंद कर दीजिए। जीतू पटवारी को लेके आता हूं। जीतू देखिए, नहीं अमीश भाई, ये सहना बहुत हो गया। आपने अपनी बात को रखा। संबित मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित ये सहना बहुत हो गया, नहीं सुनेंगे, यही लोकतंत्र है। सुनेंगे नहीं,
सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि हमें क्यों 300 सुनेंगे भैया? सीटें मिली है। आपको जवाब यही देंगे। लोकतंत्र है। सोनिया इसीलिए गांधी सवाल इटली खड़े से हो रहे आई, हैं। वो हिंदुस्तानी हो गई, और मेरे दादाजी हिंदुस्तान के नहीं हुए। अमीश क्या सोनिया पूछ रहे गांधी थे? इटली से अच्छा, ठीक है, आके संबित, हिंदुस्तानी हो संबित, गई। अब आपने अपनी और बात मेरे को रखा। दादाजी, संबित, अमीर जी के दादाजी ये हिंदुस्तानी संबित, नहीं है। जीतू देखिए आप भी बीच में बोले। संबित, अब आपने अपनी बात को रखा। जीतू पटवारी, संबित होल्ड ऑन नाउ। संबित, जीतू पटवारी बोलिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अमीश शुरू से लगातार विचार से किसान विरोधी है। ये एक दिन की घटना नहीं है। 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद 28 दिन बाद ही 28 दिन से 20 दिन से 40 दिन से जो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, ये आज का ही नहीं है कि किसान विरोधी है। इन्होंने जिस तरीके से बात की, आप देखो कि 2 जून 2014 को एक इन्होंने हर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने इनको किसानों को सब्सिडी दी तो हम इसका विरोध करेंगे और आपको जो अनाज खरीदती है एफसीआई वो नहीं खरीदेंगे। इन्होंने दूसरा बार किसानों पे किया 2014 में ही कि मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध 3 बार कानून लेके नरेंद्र मोदी जी आए, जो राहुल गांधी जी ने ही पास कराया था। इनकी किसान विरोधी सोच जब बताती है, जब इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कि नहीं दे सकते किसान को 50% मुनाफा लागत से ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हलफनामा देके कहा। ये जब से दिखते हैं किसान विरोधी है। ये इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा। जीतू पटवारी, अगर ये इतने किसान विरोधी है तो ये 2019 में चुनाव कैसे जीत गए? अगर ये इतने बड़े किसान विरोधी है तो आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे जीत गए? अगर ये इतने बड़े चुनाव विरोधी है तो बिहार में चुनाव कैसे जीत कर आए? ये सब बातें इनकी घोतक है कि ये किसान विरोधी है, और यही कारण है इतनी जीतू आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी है। आप एक जीतू सवाल तो सुने मेरा, जीतू सवाल तो सुने मेरा। आप कह रहे हैं किसान विरोधी है, लेकिन ये 2019 का चुनाव कैसे जीत गया अगर ये 2014 से किसान विरोधी थे? ये मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन कैसे जीत गए अगर ये किसान विरोधी थे? ये उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव कैसे जीत गए? ये किसान विरोधी थे। फिलहाल में ये कश्मीर में चुनाव कैसे जीत गए? ये बिहार में चुनाव कैसे जीत गए? ये उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन कैसे जीत गए? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इनका पब्लिक के साथ एक कनेक्ट है? उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, या आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे ठीक से? 2 बातें हैं। मैंने कहा 7 राज्यों में चुनी हुई सरकार को देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने गिराया। यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्वीकार करता है। तो यही बात जिस तरीके से धन बल का उपयोग हो रहा है इस देश के लोकतंत्र में, तभी तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में कैसे है? लोकतंत्र की जो बातें, ये विचार आ रहा है, आप मुझे चलिए आज मैं सवाल को थोड़ा घुमाता हूं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में क्योंकि धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र सेफ कब था? लोकतंत्र सेफ कब था दोस्तों? अमीश, लोकतंत्र सेफ कब था? लोकतंत्र कब ठीक था? बताइए ना आप मुझे। ये सवाल दूसरा है। ये सवाल दूसरा नहीं है, यही सवाल है। लोकतंत्र कब सही था? तो ये कहना लोकतंत्र कब सही था? जब आपका शासन था तब लोकतंत्र होगा, जब दूसरे का शासन आएगा तब लोकतंत्र नहीं होगा। ये डेफिनेशन है इस लोकतंत्र की। अमीश जी सर, मेरे को मैंने इसी देश के लोकतंत्र में हमने वोट फॉर कैश भी देखा है। मैं सदन में मैं पार्लियामेंट को कवर कर रहा था उस दिन, मैंने देखा है, और कैसे चीजों को दबाया गया मैंने वो भी देखा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे जीतू पटवारी, लोकतंत्र कब था सुरक्षित? अमीश, आपका सवाल वाजिब है। अमीश, आपका सवाल वाजिब है, पर मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से, आप मेरे दोस्त हो और मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपका ये शो भी बहुत लोकप्रिय है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा मुरीद हूं, पर मुझे ये बताओ कि इस देश में मीडिया के लिए ये कहा जाता है कि बिकी हुई मीडिया है। ये देश के लिए शर्मनाक बात है कि नहीं है? आज है या नहीं है, ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? आप मुझे ये बताओ, एक एंकर, इतना लोकप्रिय एंकर, उसको सोशल मीडिया पे कई एंकरों के नाम बताए जाते हैं और इनको कहते हैं ये बिके हुए एंकर है। तो ये सवाल देश के, आपको कोई गाली देता है, देखिए भला बुरा कहता है, रोड पे जीतू पटवारी ये आप बात बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा जा रहा, जब इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा जा रहा, जब आप अपने 23 नेताओं को नहीं छोड़ रहे, तो एंकरों को कैसे छोड़ेंगे, मीडिया को कैसे छोड़ेंगे? आपकी नजर में तो आनंद शर्मा भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी नजर में तो गुलाम नबी आजाद भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा
जुड़ा हुआ है, आपकी नजर में तो वो 23 नेता नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या करिएगा उनको जीतू पटवारी भाई? जीतू भाई क्या करिएगा? क्या करिएगा? बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। जब पूरा जग देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। ये नहीं, ये यही कहानी है आप लोगों की। पूरी बात जानी चाहिए ना, पूरी बात ही जा रही है, पूरी बात ही जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा गया? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा गया? क्या उन 23 नेताओं को नहीं कहा गया हमारी पूरी बात नहीं कि ये नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं? अमीश देवगन बोलिए, सचिन पायलट थे तो वो भी नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। आपको मैं 43 मिनट से सुन रहा हूं और आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपने एंड में यही बात को बोला। सोशल मीडिया पर एक पत्रकार, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है जी, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है, तो सारी बातें सोशल मीडिया की बोली जाएंगी चैनल पर कि नहीं है? और इसका उत्तर आप सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है। 70 साल से किसकी गोदी में मीडिया बैठा था? बताइए, 70 साल से किसकी गोदी में मीडिया बैठा था? गाली देते हैं अमीश, तो मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा नहीं लगता जी, मुझे बुरा नहीं लगता। उस गाली को मैं अपना सम्मान मानता हूं कि मैं देश के प्रति समर्पित हूं, मैं भारत माता के प्रति समर्पित हूं, मेरे में वंदे मातरम की भावना है, मैं इस देश के प्रति समर्पित हूं और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के गरीब गुरबे की आवाज को उठाने के लिए, किसान की आवाज को उठाने के लिए अमीश देवगन ने 25 दिनों से कोई और डिबेट करी नहीं है, सिर्फ किसान की बात करी है और सिर्फ किसान की बात करी है। इसलिए मेरा विषय नहीं है से मैं कुछ बोला नहीं हूं, मैं जरा आ जाऊं थोड़ा सा। क्यों भगाया जा रहा है बताओ जीतू भाई, अभी किसान की बात कर लेते हैं। इसमें बैठे बैठे 10,000 सिग्नेचर कर दिया हूं, अब मुझे आने दिया जाए। इतने देर से फ्री बैठ के मैंने 10,000 सिग्नेचर कर दिए, अब मुझे मौका दिया जाए। जीतू भाई मेरे पास तो बड़े सारे सवालों के उत्तर है, मेरे पास तो सारे सवालों के उत्तर है, लेकिन मैं उत्तर देने के लिए नहीं हूं, मैं सवाल पूछने के लिए हूं। मैं सवाल पूछूंगा, मैं तो आपकी बात को भी रख रहा हूं, डॉक्टर पात्रा की बात को भी रख रहा हूं। डॉक्टर पात्रा, आज राहुल गांधी ने आज एक अटैक करा, कहा चाइना के ऊपर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, हमारी बड़ी सारी जमीन ले रखी है। एक सेकेंड ऑडियो, जीतू भाई नॉट फेयर। जिस दिन मीडिया पर चर्चा होगी उस दिन कर देंगे हम और आप बहस कर लेंगे आपस में, जिस दिन मीडिया पे चर्चा होगी। मेरे पास भी बड़े सारे तर्क हैं, लेकिन आज वो विषय नहीं है। क्या कारण है इसका? संबित पात्रा बोलिए। अमीश भाई, अब मैं अमीश भाई देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी बिकी हुई है, ये सारे हमारे जो मंत्रीगण हैं वो भी बिके हुए हैं, इनके भी लोग बिके हुए हैं, आप भी बिके हुए हैं, चैनल भी बिके हुए हैं। दरअसल मैं बताता हूँ, राहुल गांधी अठन्नी के भी नहीं है, राहुल गांधी अठन्नी के भी नहीं है, वो कांग्रेस वाले ही उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे बेचारे, बाकी सबको बिके हुए बता रहे हैं। बताइए क्या फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी देश के। नहीं ये देखिए, मैं अभी 10 मिनट से इनको सुन रहा था। ये अमीश जी, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर अमीश जी। मैं बिल्कुल, आप इनकी आवाज को कम करिए अमीश जी, ये उचित नहीं है। नहीं तो मैं आपको भी अभी बोलूंगा अमीश जी, मैं आपको भी बोलूंगा अमीश जी, दोनों तरह से सुनना पड़ेगा आपको, इसलिए शांति से इनकी आवाज को कम करिए। बातें कर रहे हो, ऐसे संस्कार हो तो मैं आपसे डिबेट में बैठूंगा ही नहीं आपके साथ। अमीश जी देखिए, मैं शांति से बैठा था, मैंने 10 मिनट सुना इनको। अगर आप जीतू आपको कराएंगे, मेरे को बोलिए, आपने बात को रख दिया, लेकिन संबित पात्रा भी आपको पिछले 6-7 मिनट से सुन रहे थे, आपने अपनी बात को रखा। बोलिए प्रधानमंत्री मेरे विपक्ष की पार्टी के जरूर है, पर नहीं अमीश भाई, इनकी आवाज को आपको कम करना होगा। मैं कैसे बोलूं? जीतू आपने अपनी बात को रखा, संबित बोलिए। 10 मिनट से इनको सुना मैंने। देखिए अमीश 10 मिनट तो नहीं हुए, 5 क्या हो रहा है बोलिए। चलो 5 मिनट से सुना, आप मुझे 5 मिनट सुन लीजिए। अमीश भाई, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर चैनल को यहां बिका हुआ बताया जा रहा है। यहां सुप्रीम कोर्ट तक को आप ही के इस डिबेट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ये मैनेज्ड है। यहीं पर कहा गया कि सभी संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे बाकी संस्थाएं हो, वो देश की बिकी हुई संस्थाएं हैं। मैं आपको बताता हूं और बहुत शिद्दत से बताता हूं, कोई नहीं बिकता है साहब, कोई नहीं बिकता है। देखिए, चलने का हिम्मत होना चाहिए। राहुल गांधी फेल्ड लीडर हैं, अठन्नी की आज उनके पास अपनी दम नहीं है, और यही कारण है कि खुद उनके नेता उनको अपना नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से ये फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। आज राहुल गांधी जी ने जिस लहजे से कहा कि डेमोक्रेसी इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, आप अभी 3 दिन पहले डीडीसी के चुनाव के नतीजे आए हैं, इंडिया के डेमोक्रेसी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है।
आज राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के लिए। समय समाप्त हो चुका है कांग्रेस पार्टी का, तो जीतू पटवारी जी क्या करेंगे बेचारे? ऐसी भाषा वो तो मेरे अच्छे मित्र गांधी के लिए हैं। उनसे माफी मांगने की कांग्रेस का समय समाप्त हो चुका है, राहुल गांधी से कुछ ना हो पाएगा। अच्छा ठीक है, संबित आपने अपनी बात को रखा। जीतू पटवारी 10 सेकंड। जीतू पटवारी बात को रखा। संबित पात्रा आपने अपनी बात को रखा। संबित, जीतू पटवारी 10 सेकंड, लास्ट वर्ड। संबित होल्ड ऑन प्लीज, लास्ट वर्ड। नो हाँ बताए अजमेश क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए, 10 सेकंड आखिर में आप अपनी बात को रख लीजिए, मुझे शो क्लोज करना है। बोलिए। 10 सेकंड में हस्ताक्षर कर दीजिए, वो 2 करोड़ 10 हस्ताक्षर हो जाएंगे। करिए करिए, जल्दी जल्दी हस्ताक्षर करिए। संबित आपने अपनी बात को 2 करोड़ 10 हस्ताक्षर। संबित मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए जीतू पटवारी 10 सेकंड। क्यों? अरे आपने तो जीतू पटवारी को नहीं कहा कि ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मेरा ऑडियो बड़ा जल्दी से डाउन आखिरी शो की जो शो का मर्म है अमीश, मैं देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अपनी मूंछ की लड़ाई, अपनी हठधर्मिता छोड़े। ठीक है देश को अन्न उगा के देता बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा और आपका। मेरी उम्मीद है कि इस बहस के अंदर कई बातें स्पष्ट हुई होंगी, कई बातें आई। हालांकि भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से लांघी गई, लेकिन फिर भी एक बहस में निचोड़ निकल के आया, और आज की बहस का निचोड़ यही है कि लोकतंत्र है। नमस्कार। देखिए